दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओवर डाल रहा है, अगर वो ओवर डालना बंद कर दे तो प्लेयर तो गेंद आने का वेट कर रहा है। अब ओवर डालने वाला कह रहा है मैं नहीं डालूंगा, कर ले, क्या कर रहा है, कर ले तुझे जो करना कर ले, मैं नहीं डाला, लड़ाई हो गई, मान ले उसने ओवर फेंकना क्या कर दिया, बंद कर दिया, उखाड़ के तुझे उखाड़ना है, नहीं डाला ओवर, तो रन बनेगा क्या? बता, रन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बड़े एटीट्यूड में आके बोलता चल मैं रन नहीं बनाता, तो मत बना, मेरा क्या जाता, मैं तो ओवर फेंक के चला जाऊंगा, रन तो तेरे नहीं बनेंगे। मैं नंदुलाल बोलूंगा तो अपना नाम समझना, मैं नंदुलाल बोलूंगा तो अपना नाम समझना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम क्लास 11 का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। हम बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट फिजिक्स क्यों स्टार्ट नहीं करें बच्चों? तो फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होती है जहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट सीखते हैं और ग्राफ का कांसेप्ट सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार जाकर देख लेना, मजा ही आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब? तो ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्राफ बहुत जरूरी है, ध्यान समझिएगा। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफ। ओके, तो बेटा ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बेसिकली हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन बताता है, जिसमें एक क्वांटिटी वेरी हो रही है और उसके वेरी होने से दूसरी क्वांटिटी क्या होती है? रिलेट होती है। यानी कि ये वाली क्वांटिटी बदलेगी तो ये अपने आप चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। साहब ऐसा आपने कहां देखा है? साहब आपने देखा इक्वेशन में, फंक्शन में आपने देखा है। तो जैसे मान लो सपोज ये एक फंक्शन मैंने आपको दिया y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1। अब इसमें दो क्वांटिटीज हैं, यानी कि दो वेरिएबल हैं। इस वेरिएबल को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। साहब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में बेटा दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? ये किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी होती है, हम कुछ भी ले सकते हैं स्वेच्छानुसार। देख जैसे मान ले x की वैल्यू आपने 0 रखी, जब आप x की वैल्यू को बेटा 0 रखते हो इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू तो आपको साहब 1 प्राप्त हो जाएगी, 1 मिल जाएगी, कोई खास बात नहीं है। आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, आप 2 रखते हो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी साहब, आप 3 रखते हो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मतलब y कब वेरी हो रहा है साहब? y तब वेरी हो रहा है जब x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप खुद फील करिए इस बात को कि x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जबकि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो हमेशा ग्राफ दो वेरिएबल के बीच बनेगा जिसमें एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट सिचुएशन आपको दी जाएंगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की आपको डिफरेंट सिचुएशन आपको मिलेंगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको व्यवहारिक उदाहरण से थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो बेटा, क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में किस चीज में आप क्रिकेट देखकर आप क्या समझते हो? क्रिकेट देखकर आप ये समझते हो कि साहब दो चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? दो, एक साहब ओवर होता है और एक साहब रन होता है। और अगर मैं बच्चों आपको एक टेबल बना के दे दूं ओवर का और रन का, ठीक है था, तो मैंने आपको टेबल बना के दिया, ओवर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैंने आपको टेबल बना के दिया। और यहाँ पर रन लिख दिया मैंने 0 2 3 6 5 17 18 13, इस तरह से दे दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओवरऑल सभी ओवर्स में, ओवरऑल जितने भी ओवर थे उन सब में रन का क्या वेटेज रहा? कहां रन ज्यादा रहा, कहां कम रहा? तो आप एक नजर इस टेबल पर डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा विजुलाइज करने के लिए, ये बताने के लिए इस ओवर में ये रेंज रहा, इस ओवर में ये रेंज रहा। अगर मैं आपको एक ऐसा इमेज दिखा दूं जिसको आप देखते ही एक नजर में आप बता दो कि हाँ भाई इस ओवर में रन का लेवल ये था और उस ओवर में रन का लेवल कुछ और था, सर ऐसी क्या चीज दिखा दोगे? तो उसी चीज का नाम होता है बेटा ग्राफ। तो मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिया, यहां पर क्या बना के दिया? ग्राफ। किसका ग्राफ बना के दिया सर? इसी टेबल का ग्राफ बना के दिया, ओवर और रन। ठीक है, ओवर वर्सेस रन का ग्राफ बना के दिया। तो ये इस तरह से मैंने आपको ग्राफ बना के दिया। अब इस ग्राफ को जब आप विजुलाइज करोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि इस ओवर में रन सबसे ज्यादा बने हैं, वाह भाई वाह, और इस ओवर में रन सबसे कम बने हैं। यहां पर रन का वेटेज कम है, लेकिन यहां से यहां तक रन का वेटेज क्या है? बहुत ज्यादा है। तो आपने इजीली ही बड़ी आसानी से एक नजर में चीजों को एनालाइज
कर लिया। अगर मैं इतना बड़ा 50 ओवर का टेबल दे दूंगा तो आप शायद ही उसको एनालिसिस कर पाते। तो ग्राफ बेटा इसलिए जरूरी है, ग्राफ हमको इंफॉर्मेशन देता है। ग्राफ बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है, बट मैं आपको जो ग्राफ पढ़ा रहा हूं वो सभी के लिए, ठीक है, एक तरह से पढ़ने का एक तरीका सिखा रहा हूं, ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है। क्लियर है? अभी आप थोड़ा सा इसको फील कर पाए होंगे कि ग्राफ हमको क्यों जरूरी है, ठीक है, चीजों को विजुलाइज करने के लिए, मैपिंग करने के लिए। क्या करने के लिए साहब? मैपिंग करने के लिए। आइए तो अब ग्राफ को समझते हैं। अब बेटा आपने एक चीज तो यहां पर फील कर ही ली, अब मैं एक दूसरी चीज आपको फील कराता हूं कि देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट तीसरी क्वांटिटी को हम क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे अगर दी है तो। लेकिन ग्राफ तो हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में ही होगा। एक होगी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दूसरी होगी आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक होगी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दूसरी होगी आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो सर ग्राफ में जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लिखने की बात आएगी और डिपेंडेंट क्वांटिटी को लिखने की बात आएगी तो हम किस एक्सिस में उसको लिखेंगे? तो देख हमेशा जो आपका एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, मतलब दो नाम दे देंगे यार, अभी उसको बिल्कुल फील कराऊंगा तुम्हें। फिलहाल मानो एक एक्सिस है एक्स और दूसरा एक्सिस है वाई, ठीक है साहब। इसमें से किसको कहां पर इंडिपेंडेंट रखेंगे और कहां पर डिपेंडेंट रखेंगे? तो ध्यान सुनना, हमेशा इंडिपेंडेंट कहां रखेंगे? यहां पर एक्स एक्सिस पर। तो ओवर कहां लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा। और रन कहां लिखा जाएगा साहब? वाई एक्सिस पे लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? देख 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 देख, मान ले एक बंदा ओवर डाल रहा है। क्या डाल रहा है? ओवर डाल रहा है। अगर वो ओवर डालना बंद कर दे तो प्लेयर तो गेंद आने का वेट कर रहा है। अब ओवर डालने वाला कह रहा है मैं नहीं डालूंगा, कर ले, क्या कर रहा है? कर ले तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं डालना। लड़ाई हो गई, मान ले उसने ओवर फेंकना क्या कर दिया? बंद कर दिया। उखाड़ ले तुझे जो उखाड़ना है, नहीं डाल रहा ओवर। तो रन बनेगा क्या? बता, रन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या समझा इस बात से? इस बात से आप बेटा ये समझे कि अगर मैं ओवर ही नहीं डालूंगा तो आप रन बना पाओगे क्या? नहीं। तो मतलब ओवर कैसी क्वांटिटी हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई। और रन क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। अब मान लो मैं ओवर फेंकना स्टार्ट कर देता हूं, अब जो खेलने वाला प्लेयर था अब वो बड़े एटीट्यूड में आके बोलता चल मैं रन नहीं बनाता। तो मत बना, मेरा क्या जाता, मैं तो ओवर फेंक के चला जाऊंगा, रन तो तेरे नहीं बनेंगे। तो आप बात समझ पाए कि ओवर रन पर डिपेंड कर रहा है या रन ओवर पर डिपेंड कर रहा है? तो साहब रन जो है वो ओवर पर डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज डिपेंडेंट होती है उसको हमेशा कहां लिखा जाता है? वाई एक्सिस पर। और जो चीज इंडिपेंडेंट होती है उसको हमेशा कहां लिखा जाता है बेटा? एक्सिस पर। बताओ इस बात का फील आया कि नहीं आया? फील आ गया? चलिए अब हम बढ़ते आगे, तो हम अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करते ग्राफ के। चलिए आइए समझते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए तो एक बात तो हमने बच्चों डिसाइड कर ली कि यहां पर दो क्वांटिटीज होंगी जिनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ कहां ड्रॉ किया जाता है साहब? ग्राफ के लिए एक सिस्टम हम बनाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्सिस की सहायता लेते हैं। तो चलिए हम एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले साहब। देखो ये हमने एक्सिस बना लिया, इस तरह से बेटा हमने एक्सिस बना लिया। हमने दो एक्सिस बना लिए। एक एक्सिस का नाम रख दिया बेटा एक्स एक्सिस। क्या नाम रख दिया बेटा? एक्स एक्सिस। और साहब दूसरे एक्सिस का नाम रख दिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर हम इधर एक्सिस लेंगे तो आप समझ गए होंगे ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। और अगर हम नीचे कंसीडर करेंगे तो बेटा ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। एक बात पहले से ही याद रखना, एक्सिस पर जो स्केलिंग हम करते हैं उसकी स्केलिंग इनफाइनाइट होती है, कितनी भी वैल्यू तक आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। कितना भी स्केल आप बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारी इच्छा अनुसार होता है। उसी तरह से एक्स एक्सिस की वैल्यू भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, कितना ही बड़ा स्केल ले सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल इसकी वैल्यू 100 तक ही रख पाएंगे, 100 के बाद। अरे नहीं यार, ये एक्सिस क्या है? इनफाइनाइट लेंथ के हैं, कितनी भी लेंथ ले लो तुम, एक्स एक्सिस कितना भी बड़ा ले लो, चाहे वाई एक्सिस कितना भी बड़ा ले लो। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखिए ये दोनों एक्सिस हैं, इनकी एक पहली प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा, ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं साहब? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। ठीक, अच्छा यहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो जिस लोकेशन में एक दूसरे को कट कर देंगे उसको बोलेंगे ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर स्केलिंग करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक। कोऑर्डिनेट ओरिजिन का क्या होता है तो आपको पता होगा, 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। 0,0 का मतलब क्या है? देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम दो क्वांटिटीज के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स और वाई।
यानी कि आपके पास आप x में भी चलोगे और y में भी चलोगे, आप x में भी चलोगे y में भी चलोगे, तो आपका x भी वेरी हो रहा है साहब, y भी वेरी हो रहा है, x भी वेरी हो रहा है साहब, y भी वेरी हो रहा है। तो दो कोऑर्डिनेट आए ना, कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यू, x में कितनी और y में कितनी, समझ में बात। चल देख, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, यानी कि ना तो आप x में गए हो ना तो आप y में गए हो। चल ठीक, अब स्केलिंग करते हैं। जैसे हम यहां पर आते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे 1,0, हम यहां पे आते हैं इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे 0,2। हमेशा हमेशा x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू दोगे तब तो ना y की वैल्यू आएगी यार, क्योंकि x आपका इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट है। x चेंज होगा तब तो y चेंज होगा यार, समझ बात को, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा तेरा 3,0, 3,0 और यहां पर क्या आ जाएगा 4,0। क्या समझे इस बात से आप ये समझे कि जब हम x की डायरेक्शन में जाते हैं तो केवल x में वेरिएशन हो रहा है, y में वेरिएशन नहीं हो रहा है। मतलब x की डायरेक्शन में चलने पर y की वैल्यू कितनी होती है साहब 0 होती है, x की डायरेक्शन में चलने पर y की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि x एक्सिस पर ओनली x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 0। क्या सर हम इससे डेफिनेशन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल डेफिनेशन बना के दिखाऊंगा, सुन फिलहाल ये स्केलिंग कर ली, ठीक है। तो x एक्सिस पर x की वैल्यू वेरी हो रही है बट y की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह से हम y एक्सिस पे भी बात कर सकते हैं। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप 0,1, 0,2, 0,3, इस तरह से लिखते चले जाओ 0,4। कब तक लिख सकते हैं? इनफाइनाइट लेंथ तक लिख सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस इनफाइनाइट लेंथ तक का स्केल हमको देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहां चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा -1,0, ये कितना हो जाएगा -2,0, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कितना हो जाएगा तेरा -3,0, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा तेरा 0,-1, 0,-2, ये कितना होगा तेरा 0,-3। तो इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस की कोऑर्डिनेट की फॉर्म में स्केलिंग की जाती है, ठीक है। अब इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप में हम आगे किस तरह से बढ़ते हैं, जैसे आपको किसी ने एक इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं आपको कोऑर्डिनेट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कोऑर्डिनेट मैं हमेशा x और y में बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि x में 2 है और y में 3 है, x में 2 है y में 3 है, तो मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट बता दिया 2,3। तो इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट है और बाद में जो वैल्यू है वो y कोऑर्डिनेट है। आप इसको अपने ग्राफ में कैसे शो करोगे? तो देखो ग्राफ में पहले से आपने स्केलिंग करके रखी हुई है, तो यहां पर जाकर आप x में कितना चलना है 2, तो ये आपका 1 और ये 2 चल गए। लेकिन अभी तो x में चले हैं ना यार, y में कहां चले? y का मतलब ऊपर, y का मतलब ऊपर, ठीक है। ऊपर जाओगे तो y चेंज होगा, सामने जाओगे तो थोड़ी ना y चेंज होगा। तो अभी आप कहां जाए हो? x में गए हो, तो x में कितना 2, लेकिन हमको क्या बताना 3, तो 3 कहां है? यहां पर। तो पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो अब आप जहां पर जाकर देखोगे तो x में कितना 2, y में कितना 3, तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिख पाओगे 2,3। तो इस तरह से आपने x का कोऑर्डिनेट बताया और y का कोऑर्डिनेट बताया। जब आप x और y दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ बोलते हो तो आपको क्या चीज मिलती है इस स्केल पर? तो साहब आपको पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? पॉइंट। तो ये आपका क्या है? पॉइंट। इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो जब आप x और y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ बताते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। क्लियर साहब? ठीक। अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए इसकी बात की, जैसे मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट बताया -1,3, ये कोऑर्डिनेट बता दिया। अब -1 कहां आता है साहब? यहां आता है, और +3 कहां आता है साहब? यहां आता है। तो अच्छा जी, थोड़ा सा ग्राफ में खिचड़ी सी बन जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा दूर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं इसको -2। तो -2 यहां पर आता है साहब, इसके बाद +3, तो आप इधर जाओगे, इस कोऑर्डिनेट में आ जाओगे और इसको ऐसे मिला लोगे, तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। क्यों? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -2,3 है, ठीक है साहब। तो इस तरह से जब भी x और y दो कोऑर्डिनेट आपको दिए जाए तो आपको हमेशा एक पॉइंट मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि x में आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन y की वैल्यू 2 है। x में कुछ भी रख, y की वैल्यू 2 है, x में कुछ भी रख, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू चेंज हो रही है, हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू कितनी है? 2 है। सर इसका कैसे ग्राफ बनेगा? तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? देख 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 देख, ये मैंने बनाया ग्राफ। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू कितनी है? 2 है। x की वैल्यू 1 रखता है तब भी y की वैल्यू कितनी है? 2 है। x की वैल्यू 2 रखता है तब भी y की वैल्यू कितनी है? 2 है। x की वैल्यू 3 रखता है तब भी y की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम इन सारे पॉइंट को मिला दें, इन सारे पॉइंट को हम मिला दें तो हमको एक ग्राफ मिलेगा।
कैसा ग्राफ मिलेगा साहब? एक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? लाइन। तो बेटा एक बात याद रखना, कांस्टेंट नाम की भी कोई चीज होती है। इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू वेरी होती जा रही है, लेकिन हर वेरी x की वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको y की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है। तो ये कांस्टेंट ग्राफ मतलब कांस्टेंट का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट ग्राफ है कि मतलब हर x की वैल्यू पर आपको y की वैल्यू डिफरेंट मिल रही, सॉरी y की वैल्यू एक जैसी मिल रही। तो ये कांस्टेंट का ग्राफ है। सर ऐसा ग्राफ को हम फील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मान ले एक ओवर में 2 रन हुआ है। कितना रन हुआ? 2 रन हुआ है। अब दूसरा बंदा ओवर फेंकने आया, अब वो ओवर फेंके जा रहा है और बैट्समैन है लल्लू लाल, उस पर रन बना ही नहीं पा रहा, वो टक किए जा रहा है, टक 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 किए जा रहा है, वो 2 पे ही फिक्स किया, वो ओवर डालते जा रहा है। तो ओवर डलते जा रहा है लेकिन रन 2 ही रहता है, वो रन बना ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो तो है ही लल्लू लाल। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इससे आप क्या समझे कि जब भी आपको एक कोऑर्डिनेट बताया जाए किसी के रिस्पेक्ट में और उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको पॉज करिए, नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आइए समझते हैं। अब अगली बात मैं यहां पर बच्चों करता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपके 2 एक्सिस हैं, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 2 एक्सिस है, x और y। ठीक है साहब, अगर आपको एक पॉइंट हमेशा गिवन रहता है, एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन तो आपको दी ही जाती है, नहीं भी दी जाएगी तो अभी आप समझ जाए कौन सा पॉइंट है। बता, ओरिजिन है। तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, कितना होता है? 0। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने ऐसे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा पॉइंट मुझे नहीं पता तो मैं इसको नाम देता हूं, इस पॉइंट को नाम देता हूं x, y। पता ही नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं, x, y मान लिया। ठीक है, अब देख बात को समझ। x, y का मतलब क्या है कि आप x में कितना चले? x मीटर। यहां पहुंच गया कि नहीं? y में कितना चले? y मीटर। तो x में x मीटर चले और y में y मीटर चले, तब जाके आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। सर ठीक है साहब, और जब हम ऐसा बनाते हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाली हाइट हमको y मिलती है और ये वाली लेंथ हमको क्या मिलती है? x मिलती है। हाइट हमको y मिल रही है, लेंथ हमको क्या मिल रही है? x मिल रही है। तो सर यहां पर तो एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल थीटा मान लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि दिस अपॉन दिस क्या होता है? इस रेशियो का क्या नाम है? y अपॉन x मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है? टेन थीटा है। वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा तेरा? टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? y अपॉन x। बेटा बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं, ध्यान समझना। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? y अपॉन x। अब इस चीज को जरा फील करना बेटा, ध्यान से फील करना कि देख y की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं तो टेन थीटा का क्या होगा साहब? टेन थीटा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो टेन थीटा तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, देख फील कराता हूं इस बात को। जैसे मान ले ये तेरा दूसरा ग्राफ है, अब दूसरे ग्राफ में ये तेरा y है, ये तेरी लाइन है, तो ये तेरा y हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका x तो डिक्रीज ही हो गया। और जब x डिक्रीज हो जाए और y इंक्रीज हो जाए तो टेन थीटा क्या होगा? यहाँ पर टेन थीटा इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे आपका परपेंडिकुलर बढ़ेगा वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और फील कर, इस बात को फील कर, ध्यान से फील कर। अगर ये मान ले ऐसे मैं बना देता हूँ, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो देखो यहाँ पर x बढ़ गया और y क्या हो गया? आपका डिक्रीज हो गया। तो थीटा की वैल्यू तो वैसे भी कम हुई, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है अगर ये लाइन खड़ी होगी तो आपका टेन थीटा क्या होगा? ज्यादा। अगर ये झुकी होगी तो टेन थीटा क्या होगा? कम। लाइन झुक रही है, टेन थीटा कम। लाइन बढ़ रही है, बढ़ गए तो टेन थीटा क्या होता जाएगा? बढ़ जाए। और बढ़ते बढ़ते ये खड़ी हो गई साहब, खड़ी हो गई तो टेन थीटा क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्योंकि अरे यार देख, ये तेरा एक्सिस है, ये लाइन ऐसे खड़ी हो गई, कितना एंगल बना साहब? 90 डिग्री बना। और 1090 वैल्यू कितनी होती है सर? इनफाइनाइट होती है। तो जाने कि तेरे को कितना बड़ा स्लोप मिलेगा? ये जो लाइन मिलेगी वो कितनी बड़ी मिलेगी? इनफाइनाइट स्लोप मिलेगा तेरे को। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। मतलब ये कहने का मतलब ये बेटा कि जैसे जैसे थीटा को आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है साहब? परपेंडिकुलर पर। और ये परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो x के डिफरेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या होता है? y होता है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? ठीक। तो आप क्या समझे? परपेंडिकुलर ज्यादा तो टेन थीटा ज्यादा, परपेंडिकुलर कम तो टेन थीटा कम। चलिए आगे बात करते हैं। देखो इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते। देखो अब हम समझते हैं बच्चों
कि मान लो आपको दो पॉइंट अननोन पॉइंट दे दिए, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और आपने एकदम से पॉइंट कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट आपको पता था इस केस में, उस केस में आपको पॉइंट पता ही नहीं है, तो रैंडमली आपने दो पॉइंट ले लिए। मान लो ये मैंने ग्राफ ऐसे प्लॉट किया लाइक दिस, यहां पर एक पॉइंट है आपका x1, y1, यहां पर एक बेटा आपका दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये वाले लेंथ तेरा x1 है, ये वाली लेंथ तेरी y1 है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला लेंथ तेरा x2 है और ये वाला लेंथ तेरा कितना है, y2 है। यही मतलब है ना। अगर मैं यहां से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो ये एंगल मेरे को थीटा मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा मिलेगा तो इस ट्रायंगल के लिए बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। साफ टोटल कितनी है, y2, और यहां से यहां तक की कितनी है, y1। टोटल कितनी है, y2, यहां से यहां तक कितनी है, y1, तो ये कितनी आ जाएगी तेरी y2 माइनस y1, ठीक है साहब। सर टोटल कितनी है, x2, यहां तक की कितनी है, x1, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी तेरी x2 माइनस x1। तो इस ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा निकालते हो तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन y। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन y। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन x। तो चेंज इन y बटा चेंज इन x, चेंज इन y बटा चेंज इन x क्या कहलाता है, तेरा tan थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, तेरा tan थीटा। इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज। इसका नाम क्या है, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ, इस चीज का नाम होता है। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या कहलाता है, तेरा tan थीटा कहलाता है। अब देख, अब इसी tan थीटा को बेटा, इसी tan थीटा को मैं एक नाम दे रहा हूं, इसी tan थीटा को मैं क्या दे रहा हूं, एक नाम दे रहा हूं। मान ले मैंने तेरा नाम, तू मेरी क्लास में पढ़ने आया, मैंने तेरा नाम रख दिया लल्लू लाल। क्या नाम रख दिया, लल्लू लाल। क्यों रख दिया सर, बस इच्छा है, मेरी इच्छा है, लल्लू लाल रख दिया। अच्छा, क्या तेरा नाम हमेशा लल्लू लाल हो गया, नहीं। जब मेरी क्लास में आएगा तो तेरा नाम लल्लू लाल है, और जब मेरे पास नहीं होगा तेरा नाम जो है वो है रहेगा। अच्छा, तो क्या समझे इस बात से, तो देख इस बात से तुम ये समझे कि अगर मैं तेरे को लल्लू लाल बोलूंगा, क्या तेरा नाम लल्लू लाल है, नहीं मैं लल्लू लाल बोल रहा हूं, लेकिन घर वाले तेरे को क्या बोला है, तेरे को घर वाले बोल रहे हैं दिव्यांश। मैं लल्लू लाल बोलूंगा, तेरे को घर वाले क्या बोल रहे हैं, दिव्यांश। तो मैं लल्लू लाल बोलूंगा तो अपना नाम समझना, मैं लल्लू लाल बोलूंगा तो अपना नाम समझना। उसी तरह से इस tan थीटा का नाम रख दिया मैंने स्लोप, तो मैं स्लोप बोलूंगा तुम tan थीटा समझना, मैं स्लोप बोलूंगा तुम क्या समझना, tan थीटा। मैं लल्लू लाल बोला तो अपना नाम समझना, मैं लल्लू लाल बोला तो अपना नाम समझना। उसी तरह से मैं स्लोप बोलूंगा तो क्या समझना, tan थीटा समझना। मैं स्लोप बोलूंगा तो tan थीटा समझना। समझ बात, ठीक। तो इस स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो मतलब m का आपका एक फॉर्मूला बन गया, m इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा क्या है साहब, स्लोप है। tan थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप मतलब tan थीटा, बस ये याद रखना। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, फिर से स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब x कोऑर्डिनेट ना, y कोऑर्डिनेट ना, थीटा ना, tan थीटा। tan थीटा मतलब चेंज इन y बटा चेंज इन x, चेंज इन y बटा चेंज इन x। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते बेटा। इसको रब कर रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ स्लोप की। एंगल ऑफ स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप। स्लोप के एंगल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप के एंगल की। तो देखिए ध्यान समझिए कि जब भी हमको स्लोप का नेचर बताना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नेचर ऑफ स्लोप, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ स्लोप इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो बेटा अभी हम जितने भी ग्राफ डिस्कस करेंगे वो सारे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है। कौन से ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ही बारे में ही बता रहा हूं। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि नेचर ऑफ स्लोप इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप का नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप कैसे पता लगाओगे। तो देखिए शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान समझना। देखो ये आपके दो एक्सिस है बेटा, एक बेटा आपका y एक्सिस है, एक बेटा आपका x एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने यहां पर बेटा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक ग्राफ प्लॉट कर दिया इस तरह से, ऐसे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया साहब। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एक और ग्राफ बना के दिया,
ये वाई एक्सिस है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे साहब मैंने एक और ग्राफ प्लॉट कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिया लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको बेटा एक ग्राफ और बना दिया, यहाँ पर एक ग्राफ और बना दिया मैंने इस तरह से। यहाँ पर ये तेरे ग्राफ है, ये तेरा वाई एक्सिस है और ये तेरा एक्स एक्सिस है। ये मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया। अब इनका नेचर आप कैसे बताओगे? तो देखो, नेचर देखने के लिए आपको एंगल देखना होता है। नेचर देखने के लिए आपको क्या देखना होता है? एंगल देखना होता है। तो एंगल हमेशा आपको कहां से देखना है? लाइन का एक्स एक्सिस से देखना है। एंगल हमेशा आपको कहां से देखना है? लाइन का एक्स एक्सिस से देखना है। तो देखो, ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल जो थीटा है वो 90 से बड़ा आएगा। ध्यान देखो भाई, ध्यान देखो, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आती है। और आपको पता है कि जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो टेन थीटा, स्लोप मतलब क्या होता है साहब? स्लोप मतलब तो टेन थीटा होता है। और टेन थीटा मतलब कितना बता रहे हैं? यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? 90 से बड़ी है, यानी कि 90 से बड़ा एंगल पर टेन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यानी कि आपका स्लोप जो होगा, एम की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। एम की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। अच्छा साहब, समझ में आ गई बात। अब ये तेरा एक्स एक्सिस है, ये तेरा वाई एक्सिस है और ये तेरी लाइन है। स्लोप कहां से देखोगे? तो स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा के लिए एंगल चाहिए। एंगल कहां से निकालोगे? तो देखो, ये तुम्हारी लाइन है, तो हमेशा लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से जितने भी एंगल होते हैं उन सभी के लिए टेन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो आपका स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव स्लोप आएगा। कैसा स्लोप आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? आइए इस ग्राफ में बताइए। इस ग्राफ में देखिए, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच एंगल कैसा है साहब? इनके बीच भी एंगल आपका 90 से छोटा है। तो यहां पर भी आपका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या आपको स्लोप देखना आ गया? स्लोप का नेचर देखना आ गया। एंगल हमेशा देखना है लाइन का एक्स एक्सिस का। ये आपकी लाइन है, इसका हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल देखना है। वही आपको बताएगा कि उसका नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एंगल बड़ा है, 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव, 90 से छोटा है तो स्लोप यस पॉजिटिव। क्लियर है? इसको पॉज करिए और नोट करिए, फिर हम बढ़ते आगे। पॉज कर लिए, नोट कर लिया, अब बढ़ते बेटा आगे। देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। अब जो हम बात करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है? ध्यान समझिए बेटा। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया यहां पर, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहां पर भी आपने एक ग्राफ प्लॉट किया बेटा, इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये वाई एक्सिस है आपका, ये बेटा आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब बात को जरा ध्यान समझना बेटा। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपको प्लॉट करके दे दी। ये एंगल बेटा तेरा कितना है? थीटा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से अगर मैं लाइन को एक्सिस को बढ़ाऊं तो ये एंगल कितना होगा? थीटा है, तो ये भी कितना होगा तेरा? थीटा। अगर इस पॉइंट को ऐसे बढ़ाऊं तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। यानी कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल कैसा होता है? सेम होता है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। अच्छा, इसी तरह से देखो, ये मैंने आपको एक लाइन दी, ये मैंने साहब दूसरी लाइन दी, और ये साहब मैंने आपको तीसरी लाइन दे दी। क्या ये लाइन बेटा पैरेलल है? आंसर है पैरेलल है। तो जब भी बेटा लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल तेरा बीटा है, और ये एंगल तेरा क्या है? गामा है। और ये तेरी लाइन ए है, ये तेरी लाइन बी है, और ये तेरी लाइन सी है। क्या इनका स्लोप सेम होगा? तो आंसर है बिल्कुल सेम होगा, सेम होगा। यानी कि एम ए बराबर एम बी बराबर एम सी। तो जब भी 3, 4, 5, 10 अगर वो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं। स्लोप मतलब टेन थीटा, सबका टेन थीटा आप निकाल कर देखोगे सेम आएगा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स, चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स। टेन थीटा मतलब क्या होता है? चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स। तो कहीं पर भी जब आप जाकर चेंज इन बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स निकालोगे, चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स निकालोगे, चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स निकालोगे, तो आपको ये थीटा की वैल्यू सेम मिलने वाली है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और अगर आपकी लाइन पैरेलल है तब भी आपका स्लोप कैसा होगा? सेम होगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब सर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। देखिए बच्चों ध्यान समझिए, आपने क्या देखा इस ग्राफ में? आपने ये देखा बेटा कि सबका स्लोप सेम है। तो क्या हम स्लोप देखकर उसका इक्वेशन बना सकते हैं?
क्या स्लोप से ही डिसाइड हो जाएगा इक्वेशन? ना, नहीं होगा, किसी और चीज पर भी ये डिपेंड करता है। कहां पर डिपेंड करता है? तो हमने ये देखा कि हमने इस लाइन में ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि ये वाली जो लाइन है बेटा, भले इसका स्लोप बीटा, मतलब इस लाइन का स्लोप लाइन बी के और लाइन सी के स्लोप के इक्वल जरूर है, लेकिन ये वाली लाइन बेटा यहां पर कट कर रही है और ये वाली लाइन आपकी यहां कट कर रही है, सॉरी यहां नहीं, यहां कट कर रही है, और ये वाली लाइन बेटा आपकी यहां कट कर रही है। तो बाय एक्सिस मतलब कोई भी लाइन अगर बाय एक्सिस को जिस लोकेशन पे भी कट करेगी उस लोकेशन को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो y इज अ इंटरसेप्ट एट वैल्यू ऑफ x, एट वैल्यू ऑफ x 0 इज 0। ठीक है, तो यानी कि इंटरसेप्ट की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनेगी? इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू कितनी होती है? सब 0 होती है। x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्या हम इस बात को फील कर सकते हैं? देख कैसे फील करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है आपका mx प्लस सी। यहां पर m क्या है तेरा? m स्लोप है साहब। m तेरा क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब चेंज इन y बटा चेंज इन x, चेंज इन y बटा, अच्छे से याद रखना। ठीक है सर, c क्या है? c सर आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट पॉइंट है, इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो इंटरसेप्ट, तो बेटा आपका इंटरसेप्ट पॉइंट कहां लेना है हमेशा? तो इंटरसेप्ट पॉइंट हमेशा हमको कंसीडर करना है बाय पर, x के लिए नहीं, क्योंकि हमेशा हम इंटरेस्टेड किस चीज में होंगे? बाय में, x पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्या कभी आप बेटा आप ये पूछते हो कि कितने ओवर फेंके गए? आप हमेशा ये पूछते हो कितने ओवर में कितने रन बने, कितने ओवर में कितने रन। तो हम इंटरेस्टेड बेटा रन में होते ना कि ओवर में होते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम इंटरेस्टेड काय में? बाय में है। तो इसलिए जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा तो उस इक्वेशन में हम बाय का इक्वेशन बनाएंगे और जो कि x की वैल्यू के चेंज होने से बाय की वैल्यू बताएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटरसेप्ट आपका क्या है? इंटरसेप्ट एक पॉइंट है जहां पर ये लाइन उसको कट कर रही है, यहां पर ये लाइन कट कर रही है, उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट, जहां पर x की वैल्यू क्या होती है? मैथमेटिकली 0 होती है। ठीक है साहब, तो देखो क्या हम सर इसको फील कर सकते हैं? सर बिल्कुल फील कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देख x की वैल्यू को तू बेटा जहां पर 0 रख दे, जैसे ही आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें? c। तो वही तो बताया यार, y इज अ इंटरसेप्ट पॉइंट एट वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है, तो y एक इंटरसेप्ट पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। उसको डिनोट करने के लिए हमने एक सिंबल दे दिया है c। ठीक है, तो इंटरसेप्ट पॉइंट को हम किससे डिनोट करेंगे? c से डिनोट करेंगे। ठीक है साहब, और ये वाला इक्वेशन आपको अच्छे से याद कर लेना। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसका प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों के लिए। इसका जो भी प्रूफ है वो आपका मैथमेटिक्स में है। अगर आप चाहें तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बट रहने दीजिए। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। mx प्लस क्या होता है? c होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या याद रखना? देख y की पावर कितनी है बेटा? 1, और x की पावर कितनी है? 1। तो बेटा जब भी आपके दो वेरिएबल जिनकी पावर कितनी हो? 1 हो, तो हमेशा जो ग्राफ आपको मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर y और x दोनों की पावर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की पावर अगर 1 है तो आपको हमेशा कौन सा ग्राफ मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए m यानी कि स्लोप एंड c यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? इसको पॉज करिए और नोट करिए, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन यानी कि इसके एग्जांपल बताता हूं कि फिजिक्स में इसको हम कैसे यूज करेंगे। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए जरा, एक चीज और समझ लेते हैं बेटा, एक चीज और समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं थोड़ा। स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, देखिए इनको कैसे चेक किया जाता है। तो मैंने आपको 4 ग्राफ बना के दिए बेटा, ये तो मैं पहला ग्राफ बना के दिया मैंने, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, वो छोटा सा है तो बन नहीं पाएगा। चलिए एक ग्राफ मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, दूसरा ग्राफ बेटा मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए, ये बनाया।
तीसरा ग्राफ बेटा मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए, ये बनाया। चौथा ग्राफ मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ बेटा, ये बनाया। ठीक है, ये आपके 4 ग्राफ हैं। तो एक बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन के आपको 4 ही ग्राफ दिखेंगे 4 कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो 4 टाइप की आपको स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। देखो अब देखो जहाँ पर, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक, इंटरसेप्ट हमको किसको मानना है, बाय एक्सिस पर लाइन जिस लोकेशन पे कट करेगी वो उसका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो बेटा ये तुम्हारा बाय एक्सिस है, ये तुम्हारा बेटा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा बेटा बाय एक्सिस है, ये तुम्हारा बेटा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा बेटा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा बेटा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा बेटा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा बेटा एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप। तो स्लोप के लिए हमेशा क्या देखना है कि लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। अगर ये एंगल 90 से बड़ा है तो आपका स्लोप कैसा होगा बेटा, स्लोप होगा आपका नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा साहब, नेगेटिव। ये स्लोप के बारे में आपने बताया। अब देख, अब इसका इंटरसेप्ट कहाँ है, तो साहब ये जो बाय एक्सिस है, ये लाइन बाय एक्सिस को जिस लोकेशन पे काटेगी वो इसका इंटरसेप्ट है। तो इस लोकेशन पे काट रही है तो यहां पर आपका इंटरसेप्ट जो होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव बाय में काट रही है ना, पॉजिटिव बाय में काट रही है। अच्छा ठीक है, इसी तरह से यहां पर आते हैं तो यहां पर भी आपका इंटरसेप्ट कितना होगा, पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्ट की एक वैल्यू होगी यार, वैल्यू होगी, उस वैल्यू का नाम मैंने रख दिया सी। वो वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव में होगी। अच्छा ये एंगल बता, ये एंगल तेरा थीटा है जो किससे छोटा है, 90 से छोटा है। तो स्लोप क्या होगा साहब, सर स्लोप पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। ठीक, चल यहां पर हम बात करेंगे किसकी, एंगल की बात करेंगे। एंगल का मतलब ये एक्स एक्सिस तुम्हारा, ये लाइन, तो ये लाइन हमेशा ये लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 से बड़ा, यानी कि यहां पर आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इंटरसेप्ट कैसा होगा, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है साहब, इधर आइए, यहां पर ये एंगल आपका थीटा 90 से छोटा है, यानी कि आपका स्लोप पॉजिटिव है, बट इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो ये 4 स्ट्रेट लाइन के पॉसिबल ग्राफ हैं जो आपके सामने है। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या बता दिया इसमें, आपको स्लोप बता दिया और उसका इंटरसेप्ट पॉइंट दिखा दिया। इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिए बच्चों, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको एग्जाम मतलब फिजिक्स में किस तरह से इसका यूज करेंगे उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आइए समझते हैं। तो इसके बेटा 2 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं पहले पूरा। क्वेश्चन किस तरह से बेटा आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड कराएंगे। वो मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करा दिया उन्होंने, ये इक्वेशन प्रोवाइड करा दिया √3x + 4। ठीक है, और एक दूसरा इक्वेशन जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए y आपको दे दिया x + 3, ये आपको दे दिया। ठीक है, या फिर आप एक और इक्वेशन की बात कर सकते हैं, y आपको दे दिया -1 प्लस -x + 4 आपको दे दिया। ठीक है, इस तरह से कुछ इक्वेशन आपको दे दिए, तो इनका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इधर सबसे पहले हमको क्या करना है, ये आपके सामने इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे रियल इक्वेशन से। किसकी इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होता है सर, y = mx + c होता है। तो साहब ये x का कोएफिशिएंट क्या है, √3 है, √3। तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई तेरी, √3 आ गई। m मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan में √3 कितने की वैल्यू होती है साहब, tan √3 कितने की वैल्यू होती है सर, tan 60 की होती है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और यहां से c कितना है तेरा, c है तेरा +4। तो साहब हमको c की वैल्यू मिल गई और थीटा की वैल्यू मिल गई। ग्राफ बनाए, चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ये तुमने 2 एक्सिस ड्रॉ की है, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस, और आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। आपने ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया और जैसे आप प्लॉट करते हो ये ग्राफ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देख ये तेरा पॉजिटिव तो आ गया +4, लेकिन ये एंगल तेरा कैसा है, 90 से बड़ा है, तो ये गलत हो गया। तो हम ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे बेटा, तो इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। यहां पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे। अब देखो यहां पर इसका इंटरसेप्ट कितना आ गया, 4, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60, जो कि 90 से कम है। तो आपका स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्लोप दे रहा है ये। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, m की वैल्यू कितनी है, देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और आपको पता है tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, m मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब tan थीटा।
तो 10 में 1 कितनी वैल्यू होती है, 10 45 की होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, और सी कितना है तेरा 3 है, वो भी प्लस में है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप, तो इसका ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो बना के देख लीजिए, ये आपका बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा +3 और ये तेरा हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो ये नोट कर लीजिए, आप पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। आइए इसको समझते हैं। अब बेटा यहाँ पर कितना है तेरा, m की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो भाई एक बात पता है, एक बात क्या पता है कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस आने का मतलब ये है कि 10 की जो, देखो 10 की वैल्यू माइनस कब होती है बेटा, याद रखना, अगर 90 से छोटा एंगल है तो 10 की सारी वैल्यू कैसे आएंगे, पॉजिटिव, और 90 से बड़ा एंगल है तो 10 की वैल्यू कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगे। ठीक है। अब एक चोट तो आपको ये पता चल गया कि 10 45 की वैल्यू 1 तो होती है, 1 तो होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, तो यानी कि 10 की जो बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू कैसे चेक करते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको क्या सिखाया था, देख पहले ये देख कि 45 में 45 जो है वो 90 से कितना कम है, सब 45 कम है, सब 45 कम है। तो जितना कम है ना, 90 से जितना कम है उतना 90 में ऐड कर दे। तो 90 में 45 तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा साहब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और ये 9 4 आपका हो जाएगा 13, यानी कि 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब, 135, यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है तेरी, 135 डिग्री आई है। और तेरा इंटरसेप्ट कितना दिया है, c = +4। बात समझ पाएगी, नहीं समझ पाए, देख देख ट्रिक बता रहा हूँ यार, फालतू में टेबल देख के दिमाग खराब करेगा, इससे बढ़िया देख ट्रिक सीख। देख 90 से छोटी वैल्यू होती पॉजिटिव, 90 से बड़ी होती नेगेटिव। तो मैं ये तो पता है कि 10 में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 10 45 की होती है। तो तुम ये देखो कि 45 में कितना ऐड कर दें कि 90 बन जाए, तो तुम्हें पता है 45 ऐड कर दो तो वो 90 बन जाएगा, यानी कि 45 जो है वो 90 से 45 कम है। तो कुछ नहीं करना, बड़ी वैल्यू के लिए 90 में 45 जोड़ देना है, जितना कम है उतना जोड़ दे। तो जोड़ा तो कितना आ गया तेरा, 135, यानी कि एंगल कितना है, 135। बस अब ग्राफ प्लॉट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ग्राफ प्लॉट बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो तो क्या ग्राफ बनेगा तुम्हारा साहब, तो आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल मतलब लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे। अब ये वाला एंगल जो होगा तुम्हारा 135 हो गया, और ये तेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये तेरा बाय एक्सिस हो गया और ये तेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है साहब, क्लियर है? ठीक है, इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेटा ये एक टाइप के क्वेश्चन थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के एक टाइप के क्वेश्चन थे कि आपको इक्वेशन दे दिया गया और आपसे ग्राफ को प्लॉट करवा लिया गया। अगर मान लो आपको ग्राफ बनाकर दे दिया, ग्राफ बनाकर दे दिया और आपसे कहे इक्वेशन बनाओ, तो देखो कैसे बनाएंगे। सपोज ये आपके सामने एक ग्राफ है बेटा, इस तरह से ऐसे एक ग्राफ बनाया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से बना लेता हूं अलग कलर से। ओके साहब, ओके, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। आपको यहां का कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लीजिए सपोज 20 प्लस ही होगा शायद, और ये तुम्हें दे दिया 4 दे दिया। कितना दे दिया, 4। अब आपसे पूछ रहे हैं कि y का x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाइए, y का x के रिस्पेक्ट में y का x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखिए। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c होता है, यानी कि आपको m की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, सी तो हमको पता है। साहब क्या बोल रहे हो, हाँ पता है, कैसे, यही तो है, ये बाय एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा, वही तो इंटरसेप्ट होता है, यानी 20 तो मतलब उसका इंटरसेप्ट पॉइंट होगा। ठीक है सर, हमको एंगल पता लगाना, एंगल मतलब हमको एम पता लगाना, स्लोप पता लगाना, स्लोप मतलब tan थीटा। तो tan थीटा मतलब चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स, चेंज इन बाय बटा चेंज इन एक्स, ये याद रखना। ठीक, अब इसको निकालने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा एंगल कहाँ से चेक करना है साहब, एंगल तो हमको लाइन का एंगल जो है वो लाइन का कहां से चेक करना है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल है और ये दिख रहा है साफ साफ कि ये एंगल तुम्हारा 90 से बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है वही तो वैल्यू हमको निकालनी है। तो उसको निकालने का एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये एंगल मान लो तुम अल्फा, कितना मान लो, अल्फा। अगर बेटा ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तेरा कितना होगा, अल्फा। कोई दिक्कत,
ठीक है साहब, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल डाल दूंगा और ये दोनों अल्फा सेम है और ये भी 90 डिग्री है तेरा और ये भी 90 डिग्री है तेरा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू 20 है तो ये वैल्यू भी तेरी कितनी होगी 20, ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू भी तेरी कितनी होगी 4। अब कुछ नहीं करना तेरे को, इसमें लगा देना है tan अल्फा। क्या लगा देना है? tan अल्फा। या फिर आप ये समझ लो कि यहां पर इसको अल्फा मानकर इसमें आप tan अल्फा लगा दो। क्या लगा दो? tan अल्फा। तो tan अल्फा की फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा मतलब क्या होता है साहब? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है तेरा 20 और बेस कितना है तेरा 4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल होगा तेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल बेटा 90 से बड़ा है, यानी कि जो भी 10 की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल के लिए नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। इसको इस तरह से हम इसको अल्फा मान लो, जो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी? थीटा की वैल्यू होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? आपको ये पता है कि बेटा ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है और टोटल एंगल तुम्हारा कितना है 180 है। ये एंगल बेटा तुम्हारा थीटा है और टोटल एंगल कितना है तुम्हारा 180 है। लेकिन ये एंगल कितना है हमको तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगा, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। तो मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा tan अल्फा की, तो क्या आएगी बताओ? तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी tan 180 माइनस थीटा। अरे यार 180 में से थीटा माइनस कर देगा तो अल्फा ही तो मिलेगा तेरे को, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, और ये कितना है तेरा tan अल्फा। ठीक है, अब tan अल्फा तू अगर इसमें निकालता है तो कितना आएगा तेरा 20/4, यानी कि तेरा कितना आ रहा है? तेरा आ रहा है यहाँ पर 5 बराबर माइनस का tan थीटा। इस माइनस को जहाँ ले गया जहाँ ले, बात एक ही है। तो ये तेरा tan थीटा आ गया। तो मैंने क्या निकाला? मैंने तो भी निकाला। तो मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ बेटा कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपने देखा साफ साफ कि tan अल्फा किसके बराबर? tan 180 माइनस थीटा के बराबर। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा होता है। ये दोनों बराबर हैं, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये फंडा लगाना ही नहीं है। तुम जो डायरेक्ट मान लो, अगर ये एंगल निकालना ना तो तुम इसको अल्फा मान लो। क्या मान लो बेटा? अल्फा मान लो। तो इसको अल्फा मान लोगे तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया। और परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है तुम्हारा? tan थीटा। tan थीटा आ गया, यानी कि स्लोप आ गया। तो बस इक्वेशन बनना कौन सी खास बात है। तो इक्वेशन में हमको स्लोप की वैल्यू मिल गई। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगा? माइनस का 5x प्लस 4 नहीं 20, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो बेटा दो तरह के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटिव। आपको इक्वेशन दिया होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा, आपको ग्राफ दिया होगा और उसका इक्वेशन आपको बनाना होगा। बेटा जैसे भी हम इसको फिजिक्स में यूज करेंगे, वो जब आगे हम फिजिक्स के ग्राफ स्टडी करेंगे वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको इतनी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती तो आप रिवाइंड करके एक बार देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और कहीं से भी कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, ग्राफ का मीनिंग समझा और साथ ही हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जितना भी कंसेप्ट है वो सारा सीख लिया। और इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगा। अरे यार मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो फिजिक्स में जितना जरूरी है उतना मैंने आपको बता दिया, उतना मैंने आपको फील करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर्व वाले ग्राफ सीखेंगे, कर्व वाले। ठीक है, तो ये क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो इसके 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उस क्लास का वेट करिए, जल्दी आपको वो देखने को मिलेगी। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके जो बताना। क्लास अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।